सेल वॉल के आगे यहाँ से हम लोग पिछले पार्ट में सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके थे। हम लोग को सेल वॉल के बारे में पढ़ना है। एक सेल में क्लियर होता है, इसको सेल मेम्ब्रेन करते हैं। उसके सेल मेम्ब्रेन के बाद क्लियर होता है सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होता है सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है, उसका काम होता है वो एक तरह का वो भी एक परमिएबल होता है। इसको इसमें लाइव झिल्ली नहीं होता है और ना ही सेमी परमिएबल होता है, ये परमिएबल होता है। जनरली इसमें 3 लेयर होता है। और जो प्लांट्स होता है उसमें सेलुलोज और हेमी सेलुलोज होता है। सेलुलोज और हेमी सेलुलोज, सेलुलोज जो है ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है। और फंगाई में क्या होता है कि काइटिन और हेमी सेलुलोज होता है। फंगाई में काइटिन और हेमी सेलुलोज होता है, लेकिन प्लांट में सेलुलोज और हेमी सेलुलोज। सेल वॉल जो है वो जनरली उसका प्रोटेक्शन करता है और इस पर्टिकुलर शेप साइज और उसको मजबूती और प्रोटेक्शन देता है। इसको सूखने से बचाता है और अलग-अलग कोशिकाओं से यानी सेल्स से जोड़ के भी रखता है और सूखने से भी बचाता है। ये जनरली एक नॉन लिविंग संरचना है जो कि परमिएबल होता है। और ये कोशिका यानी कि झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्शन देता है। कौन? सेल वॉल। हम लोग को पढ़ना है साइटोप्लाज्म के बारे में। पहले पढ़ चुके हैं कि मान लीजिए एक सेल हुआ तो यहाँ पे हो गया न्यूक्लियस। तो ये जो एरिया हुआ ये इसमें जो लिक्विड भरा होगा, तो सेल में टोटल तो हो गया प्रोटोप्लाज्म, लेकिन अगर न्यूक्लियस को छोड़ के इस एरिया को हम लोग कहते हैं तो इसमें जो द्रव्य भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म। 80% जो होता है पानी होता है और बाकी में कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन वगैरह होता है। और इसको सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म को छोड़कर ये जो एरिया है तो कंप्लीट इसको हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनेल। और नेक्स्ट पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो जनरली हमारे एक सेल हुआ तो ये क्या होता है कि इसमें ऐसे ऐसे शेप का होता है, ऐसे 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 शेप का होगा। और कोई कोई क्या होता है कि यहाँ से न्यूक्लियस से लेकर और पूरा सेल मेम्ब्रेन तक जाके कनेक्टेड रहता है। न्यूक्लियस से निकलेगा और सेल मेम्ब्रेन तक जाके कनेक्टेड रहेगा। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जनरली 2 प्रकार के होंगे। ऐसे हो गया, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एक होंगे यहाँ पे इस पे डॉट डॉट रफ होता है और एक होते हैं जो बिल्कुल ये स्मूथ होते हैं, तो उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो रफ होता है उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो रफ होते हैं, रफ होने का मेन कारण होता है राइबोसोम होते हैं और स्मूथ जो होते हैं उनमें राइबोसोम नहीं होते हैं। और इसी से जो इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे ऐसे, ये जनरली इधर से कोई चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं और इधर जाकर ट्रांसपोर्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी के चलते इसको एक कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम भी कहा जाता है सेल का, क्योंकि एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है एक प्रकार से। और इसकी खोज में सबसे ज़्यादा एक नाम है पोर्टर क्लाउडर-फुलम, PCF पोर्टर क्लाउडर-फुलम आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन पोर्टर है क्योंकि इन्होंने खोज में भी और नाम में पोर्टर और कलमैन थे, लेकिन पोर्टर के नाम दोनों जगह इसलिए सबसे मेन हो जाते हैं पोर्टर। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एर्गोस्टोप्लाज्म भी कहा जाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क जो क्या करता है उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये एक ट्रांसपोर्ट करता है, सेलुलर ट्रांसपोर्ट, मतलब सेल को कुछ लेने जाना रहता है तो इधर से लेता है और इधर से ले जाके पहुंचा देता है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन जो होता है वो रफ वाले से प्रोटीन बनवाता है और स्मूथ वाले से फैट और कोलेस्ट्रॉल बनाता है। स्मूथ वाले से फैट और कोलेस्ट्रॉल और रफ वाले से बनाता है प्रोटीन। और ये जो है अंदर से मेनली जो प्रोटीन के ट्रांसफर होता है वो उसके ज़्यादा फेमस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन की एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। ये सबसे ज़्यादा मानव के जैसे लीवर और पैंक्रियाज जैसे में पाया जाता है। ऐसे लीवर और पैंक्रियाज में पाने का मेन कारण है कि ये जहाँ वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे इसको प्रोटीन पचाना हो, फैट पचाना हो, हार्मोन सिंथेसिस करना हो। इस समय ये जगह पर यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा ये जनरली आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा लीवर और पैंक्रियाज में। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लीवर को हेल्प करता है, लीवर को हेल्प करता है टॉक्सिन्स यानी जो भी गरा सारा जो जहरीला मतलब कि जो भी शरीर के लिए अनहेल्दी चीज़ होता है उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोग राइबोसोम के बारे में पढ़ते हैं। ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है, रफ होता है। ये 3 प्रकार से पाया जाएगा, ये सेल हो गया या एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, या फिर एक गुच्छा में पाया जाएगा, या फिर बिखरा हुआ पाया जाएगा। 3 प्रकार से पाया जाता है। और वही आरएनए जो एक सेल में गुच्छा में रहते हैं उनको पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम की तरह बांध के रखा जाता है। और इस वो जो वहाँ पे रचना सेम रचना बंद करने का काम करता है उसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए, mRNA।
राइबोसोम प्रोटीन राइबोसोम का जो बना होता है वो प्रोटीन प्लस आरएनए से मिल के बना होता है राइबोसोम। अच्छा, दो प्रकार का होता है 70s 80s। 70s जो होता है उसका दो 70 होता है, 30 और 50। और 80s का 60 और 40 होता है। इसका खोज सबसे पहले रॉबिन्सन और ब्राउन किए थे। इसका प्लांट सेल में खोज किए थे रॉबिन्सन और ब्राउन। प्लांट सेल में हो गए आरबी बी आर रॉबिन्सन और ब्राउन। और एनिमल सेल में हो गए जीई पैलाडे। जीई पैलाडे हो गए, यानी जीई पैलाडे हो गए एनिमल सेल में। राइबोसोम का नामकरण जो है रोबोट के द्वारा किया गया था। ये काम होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना। इसके और नहीं होगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। और इसलिए राइबोसोम को जो है सेल के प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। किसको? राइबोसोम को। गोल्गी के बारे में पढ़ते हैं। गोल्गी का मेन काम क्या होता है? ये जनरली ऐसे ऐसे बना होगा, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, और ये सब आपस में कनेक्टेड रहते हैं। और यहाँ पे ऐसे छोटा 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 ये बड़ा हुआ रहता है। इसका मेन काम होता है पैकेजिंग, स्टोर करके रखता है, और जिस चीज़ का जब कमी होता है वो देता है सेल को। तो लेकिन साइंटिस्ट लोग अभी नहीं पता कर पाए कि खुद के लिए बनाता कहाँ से। जब तक कोई खुद के लिए बनाएगा नहीं तब तक स्टोर कहाँ से करेगा। तो सेल में क्या होता है कि ये जनरली इसका शेप देखेंगे कि मुड़ा हुआ होता है, मुड़ा हुआ रॉड की तरह होता है। इसे इसे डिक्टेसोम कहता है, डिक्टाइसोम कहा जाता है। और इसमें डाल्टन और फेलिक्स नाम के जो साइंटिस्ट थे, डाल्टन और फेलिक्स उन्होंने इसको तीन भाग में बांटा है। किसको? गोल्गी को। सिस्टर्नी स्मॉल ट्यूब्स एंड वेसिकल्स, लार्ज वैक्यूल्स। सिस्टर्नी स्मॉल ट्यूब्स एंड वेसिकल और लार्ज वैक्यूल्स में बांटते थे। इसे खोज सबसे पहले कैमिली गॉल्जी किए थे। कैमिली गॉल्जी इटली के रहने वाले थे, और इन्होंने इसका खोज जो किया था वो तंत्रिका यानी कि नर्व सेल में किया था। इन्होंने इसका खोज नर्व सेल में किया था। गोल्जी में जो है गोल्जी का नामकरण सबसे पहले इंटरनल रेट्रिकुलर अपैरेटस रखे थे गोल्जी साहब, लेकिन उनके योगदान को देखते हुए इसका नाम गोल्जी बॉडी रख दिया गया। और इसका जो मेन काम है उसको देख लेते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जैसे पदार्थों को उनको पैक करता है और स्टोर करता है, और जब ज़रूरत है तब उनको सेग्रेट करता है। यह कोशिका का मुख्य सेक्रेशनल ऑर्गन है। इसका किसको? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड ये सबको रखता है। यह लाइसोसोम जैसे महत्वपूर्ण कोशिका के बनने में निर्माण करता है। लाइसोसोम के जो बनता है उसमें भी हेल्प करता है कौन? गोल्गी हेल्प करता है। और सेल के अंदर जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो गोल्जी बॉडी में ही होता है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का। राइबोसोम के बारे में एक पॉइंट में मिस हो गया यहाँ पे कि राइबोसोम जो है ना वो उसमें कोई भी झिल्ली नहीं होता है। राइबोसोम में बिल्कुल भी झिल्ली नहीं होता है। झिल्ली विहीन भी है, और सबसे छोटा कोशिका अंग जो है वो राइबोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम जो है वो थैलियों में रहते हैं। सेल हो गया, इसमें थैली तरह का, कभी रेक्टेंगुलर शेप, कभी सर्कुलर शेप में या फिर स्क्वायर शेप में पाए जाते हैं, और हमेशा एक जैसे शेप में ही जनरली रहते हैं। और और ये जन यानी कि एनिमल सेल में ज़्यादा होते हैं। किसमें? प्लांट सेल के कंपेरिजन में एनिमल में ज़्यादा होते हैं, प्लांट के कंपेरिजन में। और इनके अंदर भरा होता है एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये इस एंजाइम में इतना क्षमता होता है कि अपने इसको पूरा सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए सुसाइडल पे भी कहा जाता है। लेकिन 90 से 100 दिन पर सेल जो है वो डेड कर जाता है, तो उसके लिए फिर से सेल बनता है। ना सेल डिवीजन वगैरह होगा। जैसे हाथ में चोट लगता है तो ब्लैक पड़ जाता है, वहाँ का सेल डेड हो जाता है। और सेल अगर मान लीजिए 90 से 100 दिन हो जाता है, वैसे भी लाइसोसोम फट के पूरा सेल को डेड करता है और नया बनता है। सेल हमेशा बढ़ते डेड होते रहता है और बनते रहता है, इसमें हमेशा शरीर के अंदर प्रोसेस चलते रहता है। 1958 में इसको डी दवे के द्वारा खोजा गया था। उनके इसके लिए डी दवे को 1974 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। लाइसोसोम जो डाइजेशन का काम करता है, जो भी नष्ट खराब चीज़ होता है उसको डाइजेशन करके उनको हटा के और उसको साफ रखता है सेल को। उनके वायरस जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो, या फिर नॉर्मल छोटे छोटे चीज़ें उनके संक्रमण से भी, इन्फेक्ट होने से बचाता है सेल को। कौन? लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया इसको पावर हाउस कहते हैं। जैसे राइबोसोम सबसे छोटा था, वैसे ही सेल का जो है सबसे बड़ा अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके जो शेप जो है काफ़ी ज़्यादा बदलते रहता है, परिवर्तनशील होता है, काफ़ी सारा बदलते रहता है।
जो इनर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसमें क्रिस्टी निकला हुआ रहता है, झिल्ली जैसा होता है वो क्रिस्टी। जैसे ये मान लिया राइबोज सेल हुआ, ये हुआ हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको अंदर जो होता है इसमें भरा होता है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में होता है डीएनए, आरएनए, मैग्नीशियम और कैल्शियम। मैट्रिक्स में होता है डीएनए, आरएनए, मैग्नीशियम और कैल्शियम। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनिमल सेल में ज़्यादा पाया जाता है और प्लांट सेल में कम पाया जाता है। इसका खोज किए थे रिचर्ड अल्टमन, और इसका नाम जो है बायोब्लास्ट रखे थे। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। बेंडा जो है बाद में इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। इसका खोज किए थे रिचर्ड अल्टमन। मेरी माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ वर्क है, उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। इसके अंदर जो है 70 इस प्रकार का राइबोसोम होता है किसी माइटोकॉन्ड्रिया में। और सांस लेने छोड़ने के दौरान जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है, और इसी एटीपी के स्टोर होने के चलते ही माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। ये जो किंग सबरी थे, इसको सबसे पहले इसको सेल का जो है रेस्पिरेशन ऑर्गन के बारे में बताए थे कि रेस्पिरेशन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। और वार्गवर्ड जो थे उन्होंने एंजाइम का खोज किया जो कि रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन के लिए। लास्ट ईयर पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में।